हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप इस लॉकडाउन में भी आपकी प्रिपरेशन बहुत सही चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है हिस्ट्री, मध्य प्रदेश का इतिहास। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हिस्ट्री, चाहे वो मध्य प्रदेश का इतिहास हो चाहे भारत का इतिहास हो, हमें इतिहास को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो चाहे भारत का। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। एक तो प्रागैतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम ये देखेंगे कि जो पुराने ज़माने में आदिमानव हुआ करता था वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करता था, कैसे जीवन की शुरुआत हुई, कैसे उसने रहना खाना और ये सब सीखा। उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल में हम देखेंगे कॉपर एज या सिंधु सभ्यता। उसके बाद हम देखेंगे आयरन एज में, मतलब ऐतिहासिक काल में आयरन एज, जो वैदिक सभ्यता थी, बौद्ध काल, जैन धर्म और ये महाजनपद काल, महाकाव्य काल, ये सब हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के अंडर में। उसके बाद हम देखेंगे मेडुअल हिस्ट्री का कहाँ से शुरुआत हुआ। तो ये अरब आक्रमण से लेके जो औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में, वहाँ तक हमारा आ जाएगा मध्यकाल का इतिहास। अरब आक्रमण में मोहम्मद कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। उसके बाद तुर्की आक्रमण में मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी ने 1025 में जो आक्रमण किया था। सल्तनत काल में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के जो जितने भी रूलर थे उन्होंने किस तरीके से भारत पर शासन किया। ये 1206 से लेके 1520 तक जो मुग़ल काल था वहाँ तक हम देखेंगे। सल्तनत काल में सबसे पहले जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, ये सब देखेंगे मुग़ल काल। उसके बाद बाबर से लेके औरंगजेब की डेथ तक मुग़ल काल रहेगा। उसके बाद देखेंगे विजयनगर और विदेशी कंपनी, विजयनगर जो साउथ इंडिया में चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में जब औरंगजेब की डेथ हुई थी तो मराठा का उदय हुआ था, मतलब साहू जी जो औरंगजेब की कैद से फ़रार हो गए थे तो मराठाओं का उदय हुआ था। उसके बाद जो विदेशी कंपनियां थी उन्होंने किस तरीके से भारत पर रूल किया और गांधी जी का क्या योगदान रहा, और क्रांतिकारी घटनाएं जो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन्होंने किस तरीके से काम किया, और जो राजनीतिक संस्थाएं थी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये सब हम देखेंगे इतिहास में, ठीक है। तो ये भारत का इतिहास हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अब देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को हम किस तरीके से कवर करेंगे। तो इसको 3 पार्ट में हम देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल में प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड, ये 3 पार्ट में हम देखेंगे। उसके बाद सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसे हैं। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य ये होता है कि जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन कोई रिटर्न प्रूफ नहीं मिला है। मतलब जैसे अवशेष हो गए, औजार हो गए, पत्थर हो गए, तो ये सब मिले हैं लेकिन इनका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं मिला। जैसे पाषाण काल में जब आदिमानव था तो वहाँ पर क्या उतने डेवलपमेंट हुआ नहीं था कला का, तो कुछ रिटर्न प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री में हम आधे ऐतिहासिक काल में देखते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ये सब आता है आधे ऐतिहासिक काल के अंदर में। उसके बाद हिस्टोरिकल पीरियड में हम देखेंगे कि इनके जो रिटर्न साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिले हैं और इन्हें पढ़ा भी जा सका है अच्छी तरह से। जैसे लोह काल, आयरन एज हो गया, बौद्ध काल, जैन हो गया, महाजनपद काल, महाकाव्य काल, तो इनको क्या अच्छी तरीके से पढ़ा भी है। यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई जो सिंधु सभ्यता है वो किस काल से संबंधित है, तो ये आधे ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास को हम किस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास को भी हम ऐसे 3 पार्ट में कवर करें। कैसे मध्य प्रदेश के इतिहास में, मतलब जो प्राचीन इतिहास है, आज हम लोग प्राचीन इतिहास को देखेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास भी देखेंगे। तो आज का हमारा प्राचीन इतिहास है, ठीक है। तो इसको 3 पार्ट में, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल,
मतलब प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है पाषाण काल, स्टोन एज। आद्य ऐतिहासिक काल में हम ताम्र पाषाण काल या कॉपर स्टोन एज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम आयरन एज को पढ़ेंगे। पाषाण काल का टाइम होता है 25 लाख से 5000 है, 10,000 नहीं है, 5000 है, 25 लाख से 5000 ईसा पूर्व। पाषाण काल को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल की टाइमिंग आप देख सकते हैं 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल की टाइमिंग आप देख सकते हैं 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। और नवपाषाण काल की टाइमिंग 8,000 से 5,000 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद हम देखा जाए तो जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये पूरा पाषाण काल हो गया, तो पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो इसकी टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हम पूरा पाषाण काल। तो यही प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल हम आज पढ़ रहे हैं, उसमें पूरा पाषाण काल हो गया। ये एक हिस्ट्री का ओवरव्यू कह सकते हैं या टाइमलाइन कह सकते हैं कि हमें मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो किस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हम देखेंगे पाषाण काल हो गया, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में हम ताम्र पाषाण काल और ऐतिहासिक काल में लौह काल को देखेंगे। तो जैसे पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनकी टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के प्रमाण, क्योंकि मध्य प्रदेश के इतिहास में हम सिंधु सभ्यता को नहीं पढ़ेंगे। वैदिक काल में हम उत्तर वैदिक काल को मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे और वैदिक काल में जो ऋग्वेद का टाइम पीरियड है उसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर वैदिक काल जो बाद के 3 वेद हुए हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सोमवेद, तो इनको हम देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में। और महाकाव्य काल, महाजनपद काल, उसके बाद मगध का उदय मध्य प्रदेश में किस तरीके से हुआ, नंद, मौर्य, शुंग वंश, सातवाहन, इंडो ग्रीक जो हिंदू यूनानी थे, शक हो गया, उसमें नागवंश हो गया, ये सब हम देखें। उसके बाद गुप्त साम्राज्य कैसे आया, ठीक है, कलचुरी वंश, गौरी वंश, गुलाम वंश। ये एक टाइम लाइन है कि हमें मध्य प्रदेश का इतिहास किस तरीके से पढ़ना है। गाइस, ये कुछ डायनेस्टी के चार्ट मैंने बनाया है, इसमें ये देख सकते हैं कि जो जितने भी राजवंश है जिन्होंने मध्य प्रदेश पर शासन किया है, जैसे इक्ष्वाकु वंश, ये महाभारत काल से स्टार्ट होकर ये जो मॉडर्न, मतलब जब मध्य प्रदेश आज़ाद हुआ तो वहाँ तक हमारा इतिहास इसके अंडर में आ जाएगा। इक्ष्वाकु वंश, कारुस वंश, चंद्र वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, उनके बाद हिंद यूनानी, ठीक है। उसके बाद शक आ जाएंगे, उसके बाद कुषाण आ जाएंगे, उसके बाद नागवंश आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा अभीर, वाकाटक, गुप्त वंश, ओलिकर वंश, परिव्राजक, पांडु वंश, परिवर्ती मुगल, और ये सब हम देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास में, ठीक है। वर्धन वंश, सेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुर्जर प्रतिहार, परमार वंश, चंदेल, करचुरी वंश। और फिर उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत मध्य प्रदेश में किस प्रकार शासन किया, मुगल काल, मराठा साम्राज्य। और ये एक टाइमलाइन, एक जनरल ओवरव्यू है कि भाई जो स्वतंत्रता तक मध्य प्रदेश में कौन सी रियासत हुई, किस तरीके से उन्होंने शासन किया, होलकर वंश, बुंदेला वंश, और 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश की क्या भूमिका थी, और ब्रिटिशों से किस तरह संघर्ष किया मध्य प्रदेश में, ये सब हम देखेंगे। लेकिन आज का अपना हिस्ट्री का टॉपिक है वो आज हम चालू करते हैं। सबसे पहले पूरा पाषाण काल का जो टाइम है 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी टाइमिंग है। कई बुक्स में ये आपको 50 लाख से 10,000 तक भी मिल जाएगा। इसमें जो मध्य प्रदेश के इतिहास में जो एंसेंट हिस्ट्री है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो साइट है, जो जगह है, मतलब पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन सी जगह है, मध्य पाषाण काल से संबंधित कौन सी जगह, तो इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी में ज़्यादा आते हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं मध्य प्रदेश में वो हमें मिले हैं कहाँ से, नर्मदा नदी घाटी से, चंबल नदी घाटी से, बेतवा नदी घाटी से, सोन नदी घाटी से और भीमबेटका से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ से साक्ष्य मिले हैं पूरा पाषाण काल के,
ठीक है। इसके अलावा पचमढ़ी हो गया, सोनार नदी घाटी, यहाँ से भी पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारी नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं। बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी, उस ज़माने में जो आदि मानव हुआ करता था उसके इतना मतलब विकास नहीं हो पाया था कि वो कुल्हाड़ी वगैरह बना सके, तो बिना हत्थे वाली कुल्हाड़ी हाथ से ही जिसको यूज़ करते थे, तो इस काल में हाथ से यूज़ करने वाले औजार आदि मानव बनाते थे। स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म नर्मदा घाटी से मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पुरापाषाण काल में जो जगह है वो है हथनोरा। हथनोरा ये जो जगह है ये सीहोर में स्थित है। इसका उत्खनन किया था डॉक्टर अरुण शोणकिया ने। ये कब किया था, तो 1982 में इसका उत्खनन किया था। ठीक है। यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है वो है मानव खोपड़ी। कहा जाता है कि ये जो मानव खोपड़ी है ये सबसे पुरानी, जो विश्व का जो मानव हुआ करता था वो सबसे पुरानी है। ये नर्मदा घाटी में मिली है, तो इसलिए इसका नाम नर्मदा मानव रखा गया है। ठीक है। और ये जो 3.5 लाख साल पुराना है, जो मानव का खोपड़ी मिली थी, तो उसके अवशेष मिले थे, और ये सबसे पुराने हैं मध्य प्रदेश में। उसके बाद हाथी के साक्ष्य भी हथनोरा से मिले हैं। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, इसको पुरापाषाण काल का जनक कहा जाता है। ठीक है। इसने सबसे पहले पुरापाषाण काल में खोज प्रारंभ की थी। कहाँ से, पल्लावरम तमिलनाडु में। नर्मदा घाटी का उत्खनन। अब हम ये देखते हैं कि किसका उत्खनन किसने कराया है। ठीक है। का उत्खनन किसने कराया है, जैसे नर्मदा घाटी का उत्खनन करने में किसका योगदान है, तो मैक्राउन हो गया, HD संकलिया हो गया, AP खत्री, RB जोशी, सुब्बा राव के नेतृत्व में नर्मदा घाटी का उत्खनन हुआ था। मालवाए चंबल घाटी का उत्खनन किसने कराया, तो AP खत्री, श्रीवास्तव और वाकणकर ने मालवा क्षेत्र का उत्खनन कराया। ग्वालियर क्षेत्र का उत्खनन BB लाल ने कराया था। सोन घाटी का उत्खनन निसार अहमद ने। सतना एवं रीवा में उत्खनन का कार्य GR शर्मा ने किया था। और जो महादेव पर्वत है उसका उत्खनन सुपेकर ने किया था। यहाँ से 860 हथियार मिले हैं। अब हमने देखा कि भारतीय पुरातत्व का जनक हम किसे कहेंगे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। लेकिन जो पाषाण काल का जनक है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है, ये हमने देखा था। ठीक है। और इस टाइम में जो औजार मिला करते थे वो किस तरीके के हुआ करते थे, तो ये क्वार्ट्ज या स्फटिक या हैंडक्स उपकरण, यानी फलक पद्धति, यानी जो हाथ से यूज़ कर सकते थे आदि मानव, ऐसे औजार उस टाइम में हुआ करते थे पुरापाषाण काल में। सबसे पुराने जीवाश्म के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो होशंगाबाद और नरसिंहपुर से मिले हैं। अब हम ये देखते हैं कि पुरापाषाण काल को भी हमने 3 पार्ट में पढ़ा था, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो इसमें उच्च पुरापाषाण काल इम्पोर्टेंट है। निम्न और मध्य में जो आदिमानव में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आए थे, बस जो मध्य पाषाण काल था, पुरापाषाण काल था, उसमें आदिमानव ने हथियार जो है थोड़े और छोटे बनाना स्टार्ट कर दिए थे। अब देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल में जो आधुनिक मानव है होमो सेपियंस, तो इसका जन्म कब हुआ था, तो उच्च पुरापाषाण काल में इसी का जन्म हुआ था। और जो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स है वो उच्च पुरापाषाण काल की, इसकी टाइमिंग आप देख सकते हैं 40,000 से 10,000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। उसके बाद भीमबेटका की खोज किसने करी थी, वाकणकर। जो भीमबेटका जो स्थल मिला है रायसेन जिले में, उसकी खोज वाकणकर ने करी थी। और भीमबेटका में उस समय में लोग चित्रकारी करना सीख चुके थे, और यहाँ से अर्धचंद्राकार औजार जैसे कुल्हाड़ी वगैरह मिले हैं यहाँ से। ठीक है। ये हो गया अपना पुरापाषाण काल। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि कौन सी जगह से क्या मिला है, हथियार कैसे हुआ करते थे, कौन सी साइट का उत्खनन किसने किया है, ये सब फैक्ट्स आपको याद रखना है। जैसे हथनोरा सीहोर से नर्मदा मानव के साक्ष्य मिले थे जो 3.5 लाख वर्ष पुराने हैं। ये कहाँ से मिले हैं, तो ये हथनोरा से मिले हैं। ठीक है। ये भीमबेटका के जो चित्र है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि भीमबेटका में जो चित्र बने थे उनमें पुराने ज़माने के लोग ये लाल और सफ़ेद कलर का इस्तेमाल करते थे। ये रायसेन में स्थित है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की टाइमिंग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। ठीक है। मध्य पाषाण काल का सबसे इम्पोर्टेंट स्थल है आदमगढ़ शैलाश्रय। ठीक है। ये कहाँ पर है, तो होशंगाबाद में है। ठीक है।
जो आदमगढ़ है, मतलब क्वेश्चन ऐसा आता है कि आदमगढ़ कौन से काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से आदमगढ़ शैलाश्रय संबंधित है। यहाँ इसकी खोज BR जोशी ने की थी। कब? 1964 में इन्होंने उत्खनन करवाया था। वहाँ से इनको 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले थे। मतलब कि जो आदि मानव था, अब उसको ये समझ आ गया था कि अब ये जो बड़े बड़े हथियार है, औजार है, तो इनका यूज़ करना मुश्किल होता है, इनको उठा के ले जाना मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने अब छोटे उपकरण बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, तो यहाँ से जो आदमगढ़ है, सबसे पहले आदि मानव के पशुपालक होने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मध्य पाषाण काल से मिला है। और मध्य पाषाण काल में भी कहाँ से मिला है, तो आदमगढ़ से मिला है। इसकी खोज का मतलब मध्य पाषाण काल में इम्पोर्टेंट खोज किसने करी थी, तो CL कालाइल ने करी थी। और पुरा पाषाण की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को, हमने अभी पहले देखा था। इसने 1867 में विंध्य क्षेत्र की खुदाई करी थी। ठीक है, अब देखते हैं बाघ गुफा। ये धार में स्थित है, बाघी नदी के तट पर। ठीक है, ये बड़ा शिमला पहाड़ी, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जिराफ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद से मिले हैं। ठीक है, और ये जो औजार है वो किस तरीके के हुआ करते थे, तो ये माइक्रोलिथिक मतलब छोटे हुआ करते थे, ताकि उनको पकड़ने में, यूज़ करने में सुविधा हो सके। ब्लेड उपकरण हुआ करते थे, छोटे हुआ करते थे। धनुष बाण जो है यहाँ के लोग यूज़ करने लगे थे। और हड्डी और सिंग के उपकरण भी मिले हैं मध्य पाषाण काल से। उसके बाद हम देखते हैं नवपाषाण काल हमारा आ जाता है। गाइस, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो मॉडर्न आदि मानव है या होमोसेपियन है, तो उसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ से थोड़ा बहुत कला का विकास उसने कर लिया था। जैसे अच्छी तरह तराशे हुए पालिश युक्त उपकरण यहाँ से मिले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट जो स्थल है वो कौन से हैं, हम ये देख लेते हैं। मनुआ भान टेकरी, नेवरी की गुफा है, ये दोनों भोपाल में स्थित हैं। ठीक है, और भेड़ाघाट में जबलपुर में भेड़ाघाट हो गया। जतकारा, ये छतरपुर में स्थित है। एरण और दमोह, मतलब दमोह में सीग्रामपुर घाटी, ये नवपाषाण काल से संबंधित साइट है। ये हमको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा रीवा में सोन नदी घाटी, बनास नदी घाटी, मोहन नदी घाटी, ये सब नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, नवपाषाण काल के उपकरण जो खोजे उसका श्रेय जाता है HC मैसूरकर। ठीक है, इन्होंने 1860 में उत्तर प्रदेश में उत्खनन करवाया था। और नवपाषाण काल, इसको नाम किसने दिया था, तो सर जॉन लुआक ने नवपाषाण काल नाम दिया था। अब इसमें आदि मानव ने क्या क्या सीखा, हम ये देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो मृदभांड हुआ करते थे, जो बर्तन या फिर मटके या मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, उनका निर्माण आदि मानव ने सीखा नवपाषाण काल में, ये याद रखना है। ठीक है, आग का इस्तेमाल सीखा था नवपाषाण काल में। आग की खोज तो हो गई थी मध्य पाषाण काल में, लेकिन उस टाइम में क्या आदि मानव उससे डरता था। लेकिन नवपाषाण काल में उसको ये अनुभव हुआ कि इसका यूज़ खाना बनाने के लिए किया जा सकता है, तो इस्तेमाल करना उसने सीखा नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार कब किया आदि मानव ने, नवपाषाण काल में। ठीक है, और ये स्थायी निवास, मतलब एक ही जगह पर उसने रहना चालू किया। अब इधर उधर ज़्यादा भटकता नहीं था, एक ही जगह पर रहना चालू किया, क्योंकि उसने खेती करना सीख लिया था, तो एक ही जगह पर रहना भी उसने चालू किया। और पशुपालन करना उसने नवपाषाण काल में सीखा। और ये खाना भी अब खुद पे डिपेंड हो गया था। ऐसा नहीं कि मांस ही खा रहे हैं या फिर जो भी मिल जा रहा कंदमूल वो खा रहे हैं, नहीं, अब वो खुद पे डिपेंड होना सीख चुका था। और जो मृदभांड का निर्माण करना सीख गया, मतलब कला का विकास भी यहाँ से धीरे धीरे होने लगा था। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं आगे। ये आदमगढ़ के शैलचित्र, ये होशंगाबाद, आदमगढ़ जो संबंधित है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ठीक है, अभी हमने देख लिया पूरा मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों हम देख चुके हैं। अब देखते हैं हम ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। जैसे भीमबेटका 700 शैलाश्रय यहाँ से मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे लाल और सफ़ेद रंगों का प्रयोग लोग करते थे आदि मानव, हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, मामा भांजा शैलाश्रय ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में है। ठीक है, या अनार पानी के पास, यहाँ पे 29 चित्र मिले। अब जो भी ताम्रपाषाण काल की इम्पोर्टेंट साइट्स हैं
उनको हम देख लेते हैं। तो एक कायथा उज्जैन, ये कायथा सबसे इम्पोर्टेंट है ताम्रपाषाण काल की साइट जो है कायथा, कहाँ पर है, उज्जैन में। ठीक है, यहाँ से जो ताम्र युग की पूरी बस्ती मिली है, जो उसका टाइम पीरियड है 2015 से 1380 ईसा पूर्व। ठीक है, और उज्जैन से ये 25 किलोमीटर दूरी पर पूर्व दिशा में चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध के दाहिने तट पर काली मिट्टी के मैदान में स्थित है क्या, कायथा। ठीक है, इसकी खोज 1964 में BS वाकणकर ने करी थी और 65-67 में इसका उत्खनन करवाया था। ये याद रखना है कि कायथा का उत्खनन किसने कराया था, तो वाकणकर ने करवाया था। ठीक है, उस ज़माने में जो घर हुआ करते थे वो घास फूस और बाँस से मिलकर बने होते थे। ठीक है, और ये कायथा जो साइट है, हिस्टोरिकल साइट है, ये वराहमिहिर की जन्मस्थली भी हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है ताम्रपाषाण काल की, वो है एरन। एरन नामक जो स्थान है वो सागर में स्थित है। इसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नौदा टोली, ये भी खरगोन में स्थित है, मतलब जो महेश्वर सिटी है वहाँ पर नौदा टोली स्थित है। इसका उत्खनन कराया था HD संकलिया ने। यहाँ पे हम मिट्टी के घर हुआ करते थे और मिट्टी के चूल्हे, गेहूँ चना मटर की खेती के साक्ष्य नौदा टोली से मिले हैं। ठीक है, इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित है। खुदाई 1957-58 में की गई थी। ठीक है, और जो C14 विधि है, मतलब कि किसी भी चीज़ का जो टाइम पीरियड की ये कितना पुराना है उसका पता लगाने के लिए C14 विधि का यूज़ करते हैं। तो उससे इसका जो टाइम पीरियड ज्ञात हुआ है वो 1600 से 1300 ईसा पूर्व ज्ञात हुआ है। ठीक है, तो नौदा टोली महेश्वर ये भी इम्पोर्टेंट साइट है। आवरा, ये जगह भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, ये मंदसौर में स्थित है। ठीक है, डांगवाला ये उज्जैन में स्थित है। नागदा उज्जैन में स्थित है। ठीक है, नागदा को भी हम देख लेते हैं। उज्जैन से 48 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में चंबल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है गाइस, मालवा में परमार नरेशों के अभिलेख में नागदा का नाम नागरथ मिलता है। ठीक है, तो नागदा का प्राचीन नाम क्या हो गया, नागरथ हो गया। ठीक है, अन्य नाम जूना नागदा, यहाँ पर मिश्रित मृदभांड मिले हैं और BS वाकणकर ने इसकी खोज की। तो उज्जैन के जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल है उनकी खोज वाकणकर ने ही करी थी, और ताम्रपाषाण काल के अधिकतर स्थल जो है वो उज्जैन में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट साइट है बैसनगर, ये विदिशा, मतलब विदिशा का प्राचीन नाम बैसनगर हुआ करता था। तो ये भी ताम्रपाषाण काल से संबंधित साइट है। ठीक है, अब एरन को देख लेते हैं। एरन काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री, MP हिस्ट्री में एरन जो है सागर में स्थित है। ठीक है, एरन नाम ऐतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी, तो जनरल कनिंघम ने करी थी। एरन की खोज जनरल कनिंघम ने करी थी। और जो प्राचीन एरन का जो प्राचीन नाम है वो हमें क्या मिला है, तो एरिकिन मिला है। एरन का नाम एरिकिन था पुराने ज़माने में। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो अभिलेख मिला है एरन अभिलेख, तो उसमें ये वर्णन है कि जो भानुगुप्त था, मतलब जो भानुगुप्त का अभिलेख मिला है, उसमें जो गोपराज था उसका मंत्री, ये दोनों युद्ध लड़ने गए थे और गोपराज जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे, तो उनकी पत्नी सती हो गई थी। इसलिए जो एरन का अभिलेख है उसको हम सती अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी, बेतवा और रेवता नदी के संगम पर स्थित है, कौन सा, एरन नामक जो ताम्रपाषाण काल से संबंधित साइट है वो बेतवा और रेवता नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, और ये जो यहाँ पर जो घास पाई जाती थी उसका एरा का नाम है, कहा जाता है कि ये घास के नाम पर इसका नाम एरन रखा गया। और एक एरन, वहाँ पर कोई नाग हुआ करता था तो उसके नाम पर भी इसका नाम एरन हो सकता है, ऐसा जनश्रुति है, मतलब कंफर्म नहीं है पर लोग कहते थे। ठीक है, वारा प्रतिमा कहाँ से संबंधित है, तो एरन से संबंधित है। ठीक है, राजा तोरमन कहाँ से संबंधित है, तो एरन से। ठीक है, एरन अभिलेख से समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है। ठीक है गाइस, तो ये हमने ताम्रपाषाण काल तक मध्य प्रदेश का इतिहास देख लिया है। आगे के वीडियो में हम आयरन एज और जो मेडुअल हिस्ट्री थी वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।